राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ये हमारा थर्ड लेक्चर है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट पर। जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था, एमसीक्यू सीरीज़ भी हमारी चल रही है साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर। तो फ्रेंड्स, उसमें एक मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था टीचर्स डे को लेकर। नेशनल टीचर डे को आप जो है आपका भी तो 5 सितंबर को ही सेलिब्रेट होता है हर साल, लेकिन जो आपका वर्ल्ड टीचर डे है वे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। तो वहाँ पर जो फ्लोज हुए थे बोलने में, ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर फ्लो हुआ था तो ये चीज़ें आपको आगे लर्न रहेगी एग्जाम में कि हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक किया गया था बोलने में, और आपकी चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी कि 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे होता है जो हम इंडिया में हर साल बनाते हैं, एंड 5 अक्टूबर को हमारा वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेट होता है। तो ये चीज़ आपकी अब हमेशा दिमाग में रहेगी, ठीक है। टीचर डे को लेकर कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्लो हो गया था उस एक क्वेश्चन में जो मैंने करेक्ट कर दिया था। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। आपका जो यूनिट 6 है कॉमर्स के सेकंड पेपर में, उसकी हम बात करेंगे आज। मैं ऑलरेडी आपको इस जो इन्हें टॉपिक स्टार्ट कराया हुआ था, मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ये कैसे डिराइव किए गए ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ऑब्जर्व करके सिचुएशंस को प्रिंसिपल्स बनाना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रिंसिपल्स क्रिएट करना, इनका नेचर मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी। आज आपसे मैं बात करूँगी इस वीडियो में इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में एंड इसके फंडामेंटल्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें क्यों पढ़ने चाहिए, ठीक है, हमें इसकी स्टडी क्यों करनी चाहिए और ये मैनेजर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी जो कंपनीज में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इवन उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्यों है ये। देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स का मतलब ऑलरेडी मैंने बताया था कि प्रिंसिपल्स जब भी क्रिएट किए जाते हैं वे कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैनेजर्स प्रॉब्लम्स फेस करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। जब बिजनेस चल रहा होता है बहुत सारे ऐसी सर्कमस्टांसेस आती है जिनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना, ठीक है, एक सोल्यूशन तक पहुंचना, कैसे पहुंचा गया एक सोल्यूशन तक। तो यहाँ पर जो मैनेजर्स है, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, वे प्रिंसिपल्स बना देते हैं। यानी कोई अगर इन फ्यूचर कभी मैनेजर को कोई सिमिलर प्रॉब्लम सेम अगर वे फेस करता है तो ये जो प्रिंसिपल्स होंगे वे उन मैनेजर्स को गाइड करेंगे उसका सोल्यूशन तक पहुंचने में, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बेसिस पे एक रूल बना देते हैं, लेकिन वे रूल हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, रिजिड रहते हैं। लेकिन जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट की, ये रिजिड नहीं होते एज़ कम्पेयर टू जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो रूल्स होते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वे चेंज कर सकते हैं, यानी जो ओल्ड प्रिंसिपल्स हैं उनको अल्टर करके नया प्रिंसिपल बना सकते हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस करके। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये मैनेजर्स को इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, गाइड करते हैं कैसे सोल्यूशन तक पहुंचना है, कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, ठीक है। जैसे एक प्रिंसिपल था मैनेजमेंट का डिवीजन ऑफ वर्क का, जैसे कि मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में। इसमें एक जॉब को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक यूनिट, हर एक पार्ट अलग अलग इंडिविजुअल को उसके स्किल के अकॉर्डिंग असाइन कर देते हैं, जिससे कि इस काम के अंदर एफिशिएंसी इंक्रीज हो और पूरा का पूरा जो जॉब है एक इकोनॉमिकल मैनर में कंप्लीट हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वही मैंने एग्जाम्पल दिया था पॉलिशिंग वाला। कोई पॉलिश में बहुत अच्छा है, यानी पॉलिशिंग बड़ी नीटली करता है चीज़ों को, ठीक है। कोई रिपेयरिंग बहुत अच्छी करता है। तो जो काम उसको अच्छे से आता है, यानी फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की चेयर को वो कर रहे हैं, चेयर को प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, ठीक है, चेयर्स को बना रही है। तो कुछ लेबर्स ऐसी है जो अच्छे से उन चेयर्स को जो पार्ट्स उसको अच्छे से जोड़ देगी, पार्ट्स को उसके, ठीक है। कुछ ऐसे उन चेयर्स को अच्छे से पॉलिश कर देगी, यानी जो बंदा जिस काम में स्किल है उसी बंदे को वे काम दिया जाए। तो डिवीज़न ऑफ वर्क ने जो ये प्रिंसिपल बनाया गया था, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने एक प्रिंसिपल बनाया, तो इसने गाइड करा मैनेजर को कि इस प्रिंसिपल से किस तरीके से हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कैसे काम के अंदर एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा ऑप्शन आता है गाइस, दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड जो सिग्निफिकेंट है, ये क्या कहती है, सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, कि 2 रिसोर्सेज होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड वे 2 रिसोर्सेज कौन से होते हैं। एक होते हैं हमारे फिजिकल रिसोर्सेज जिसमें आपका मशीन, मटेरियल और मनी आता है। एक होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें आपके आते हैं मैन, ठीक है। तो
ये दोनों ही रिसोर्सेज जो है फुली यूटिलाइज हो, प्रॉपर इसका यूटिलाइजेशन हो बिना किसी वेस्टेज के। तो उस वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए ये प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कैसे? अब एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड का कि एक एम्प्लॉय का एक बॉस होगा, या अगर एक ग्रुप है तो उस एक ग्रुप का एक ही बॉस हैंडल करेगा, मोर देन वन बॉस हैंडल नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए अगर अगर मोर देन वन बॉस एक ग्रुप को हैंडल करता है तो काम अच्छे से नहीं होगा, कन्फ्यूज़न रहेगी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस रहेंगे, तो जो ह्यूमन है वे अपना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से रिसोर्सेज, तो वो जो रिसोर्सेज है वे हमारे वेस्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो एक प्रिंसिपल है, जो एक एग्जाम्पल आपको मैं बता रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं रिसोर्सेज की वेस्टेज को अवॉइड करने में। ठीक है, हर एक नीड, यानी जो प्राइमरी, जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लेकर होती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कंपनी का वे अफेक्टिव हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब होता है कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, कैसे मैनेजमेंट की जा रही है। ठीक है, जहाँ पर मैनेजर्स बैलेंस्ड और क्विक डिसीजंस ले सके, और बैलेंस्ड डिसीजंस लेने के लिए, क्विक डिसीजंस लेने के लिए मैनेजर्स के पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, एंड मैनेजर्स के पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वे डिसीजंस ले सकें। ठीक है, एंड ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से ही पॉसिबल है। एक प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी आएगा, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैनेजर्स की हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। अब ये प्रिंसिपल्स आपको, अगर आप ये चीज़ें फर्स्ट टाइम समझ रहे हो तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब हम आगे सारे 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इतना समझना ज़रूरी है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्सेज की वेस्टेज को अवॉइड करते हैं, एंड ये मैनेजर्स की हेल्प करते हैं अच्छे से चीज़ों को मैनेज करने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में। थर्ड आपका पॉइंट आता है साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजन को आप दूसरे शब्दों में बैलेंस्ड डिसीजन भी कह सकते हैं, यानी ऐसा डिसीजन जो बैलेंस तरीके से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ तो, यानी मान लीजिए आपको पता है 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। जब डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए खाली लोअर लेवल के लिए डिसीजन लिया गया है कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी मैनेज करने के वे से रिलेटेड, यानी एक जो स्किल्ड लेबर्स है उनको तो बेनिफिट हो रहा है, जो अनस्किल्ड लेबर्स है उनको नुकसान हो रहा है। ये बैलेंस डिसीजन नहीं है। बैलेंस डिसीजन वो होगा जब स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों ही ग्रो करे अपने अपने लेवल पर, वो होते हैं बैलेंस्ड डिसीजंस। तो साइंटिफिक डिसीजंस को बैलेंस डिसीजंस भी कहते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजर्स को गाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वे साइंटिफिक डिसीजंस ले पाए। अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो बहुत सारे मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। मिस्टेक्स होंगे, गलतियाँ आएंगी, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर गलतियाँ आएंगी, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इन अदर वर्ड्स कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर का मेथड ऑप्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए जो प्रिंसिपल्स है ये मैनेजर्स की हेल्प करते हैं, टाइम को सेव करते हैं मैनेजर्स का, और वे डायरेक्ट एक सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इमेजिन कीजिए अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होते तो क्या मैनेजर्स को ये गाइड करने में हेल्प करते? फ्यूचर में नहीं करते। मैनेजर्स को दिक्कत होती कि कैसे हमें एक सोल्यूशन तक पहुंचना है। तो इसीलिए प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैलेंस डिसीजंस लेने के लिए भी। ओके गाइज, अगर आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा, आपको पता है ये मॉडर्न टाइम है, टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट चेंज हो रही है। हमारा बिजनेस तभी अलाइव करेगा, हमारा बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब वे इस बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, कोप अप कर पाएगा। बिजनेस के हर फील्ड में, चाहे प्रोडक्शन का फील्ड हो, मार्केटिंग का फील्ड हो, नई नई टेक्निक्स हर डे, यानी एवरी डे न्यू टेक्निक्स एमर्ज होती हैं। तो जो मैनेजर है जो इस सिचुएशन को समझ पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है, वो ही इस कंपटीशन को फेस कर पाएगा सक्सेसफुली। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है मैनेजर्स को एनेबल करते हैं, इतना कैपेबल बनाते हैं, उनका कैलिबर डेवलप करते हैं कि वे इस चैलेंजेस को फेस कर पाए। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अब आ गया। अब आपको ये नए नए नाम लग रहे होंगे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स
ये सारे प्रिंसिपल्स का अपना अपना एक अहमियत है, अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है मैनेजर्स को गाइड करने में। जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी और डायरेक्शन है वे क्या कहता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ कनेक्ट होती है ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, इन अदर वर्ड्स हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं कंपनी में, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है वे सेम मैनेजर की डायरेक्शन में होनी चाहिए। जिस अब ऐसा क्यों, अगर मान लीजिए एक मैनेजर सारी चीज़ों को संभाल रहा है, ठीक है, लेकिन अब उसमें 2-3 मैनेजर और ऐड हो गए तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस है, अनएम्बिगिशियस हो जाएंगी सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और कहीं ना कहीं जो तालमेल है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए सारी एक्टिविटीज़ हमारी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए कि हमें हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना एक मैनेजर के अंडर। अगर इस तरीके से उस मैनेजर के पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो अच्छे से चीज़ों को संभाल पाएगा एंड जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव लाइक सेल्स इंक्रीज करना वे अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब हाउ, कैसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए, बिजनेस किस लिए बनाया जाता है? बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए भी होता है। बिकॉज बिजनेस को कौन चला रहे होते हैं? बिजनेस को ह्यूमन बींग्स चला रहे होते हैं। एंड ह्यूमन बींग्स यानी ये एक सोशल एनिमल, आपने पढ़ा भी होगा, मैन इज अ सोशल एनिमल भी आप कह सकते हैं, ह्यूमन बींग भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उनका मेन लक्ष्य है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स की हेल्प करते हैं इसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में, ठीक है। जितने ज़्यादा अच्छे मैनेजर्स होंगे उतना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस पे अवेलेबल कराएंगे जिससे कस्टमर्स को बेनिफिट मिलेगा। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, तो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको रोज़गार मिलेगा कंपनी के अंदर। तो कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल तो हो रही है, ठीक है। और अच्छे मैनेजर्स कैसे होंगे? जब प्रिंसिपल्स उनको गाइड करेंगे अच्छा बनने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। एक प्रिंसिपल आता है फेयर रेम्युनरेशन का कि एम्प्लॉयज़ को उनकी रेम्युनरेशन उनके स्किल्स के बेसिस पे देनी चाहिए, ठीक है। सभी के साथ फेयरली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए सेम ही लेवल की पोस्ट है, सेम ही क्वालिफिकेशन है और उस पर एक में एक मेल काम करे, एक में फीमेल काम करिए, दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है, सेम पोस्ट पर है, लेकिन मेल को ज़्यादा सैलरी दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो यहाँ पर ये चीज़ रॉन्ग है। दोनों की क्वालिफिकेशन के बेस पे, दोनों की स्किल के बेस पे इक्वली ट्रीट करना चाहिए, फेयर रेम्युनरेशन देना चाहिए, ना कि कोई पार्शलिटी करनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वे हेल्प करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करने में। एंड लास्ट पॉइंट हमारा आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि वे रिसर्चर्स को एंकरेज करते रहते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, उनके बारे में और रिसर्च की जाए कि इसमें और किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। जो मैनेजर्स हैं उनका जो नज़रिया है, उनका जो एटीट्यूड है, वे इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे जैसे कुछ नया आ रहा है मार्केट के अंदर, वैसे वैसे हम अपने आप को उसके अंदर मोल्ड कर ले, चेंज कर ले, चाहे कॉन्शियसली चेंज करें चाहे हम अनकॉन्शियसली चेंज हो जाए। कहने का मतलब, अगर मैनेजर्स फुली अवेयर है कि हाँ ये चेंज है मार्केट में, तो वे उसको चेंज कर ले अपनी मैनेजमेंट से अच्छे से, या फिर वे उन चीज़ों, अगर वे अच्छी, अगर उनकी मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वे बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलते, अगर वे टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब वे अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिक थ्रेट्स को ओवरकम करते जा रहे हैं, बिकॉज वे टेक्नोलॉजी में ऑटोमेटिक अपने आप को मोल्ड करें, नहीं वे अनकॉन्शियसली अपने आप चीज़ों में आ रहे हैं। एक होता है कि उनको लग रहा है कि हाँ इतना बड़ा मार्केट में थ्रेट आने वाला है क्योंकि इतनी बड़ी चेंज आएगी टेक्नोलॉजी के अंदर, तो अगर वे उस चीज़ के लिए पहले ही प्रिपरेशन कर लेंगे कि हमें इस टेक्नोलॉजी से को समझना है, इस टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करना है, तो वे कॉन्शियसली उस थ्रेट को ओवरकम कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले टाइम में कंप्यूटर्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता था, पहले टाइम की बात कर रही हूँ मैं, जितना अब होता है, तो उनको पता था कि आगे आने वाला जो जनरेशन है वो कंप्यूटर उसमें बहुत इस्तेमाल होगा, तो उस कंपनी ने पहले से ही कंप्यूटर्स को यूज़ करना, उनको समझना स्टार्ट कर दिया, यानी उन्होंने कॉन्शियसली उस चेंजिंग एनवायरनमेंट से अपने आप को मिला लिया, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट्स क्या डिफाइन करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके से मैनेजर्स की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है।
जो फंडामेंटल्स थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, वे किन्होंने दिए थे? वे हेनरी फ्योल ने दिए थे। हम आगे डिस्कस करेंगे हेनरी फ्योल के बारे में। हेनरी फ्योल थे, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसके? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, जो अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं वे अपनी रिसर्च के बेसिस पे प्रिंसिपल्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे हेनरी फ्योल के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा हम इनका बायोडाटा जानते हैं हेनरी फ्योल का। ये बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस के। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब किए। इनकी अपनी खुद की बुक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब की पॉइंट्स क्या है इसके, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने की पॉइंट्स निकाले हैं, वे ये हैं कि हेनरी फ्योल ने जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंट किए थे तो उन्होंने दो चीज़ें अपने माइंड में रखी थी। हेनरी फ्योल ने जब 14 प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए थे तो उनके माइंड में दो चीज़ें थी जब उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए, कि प्रिंसिपल्स ऐसे हो कि वे मैनेजर्स को सजेस्ट करे, गाइड करें। प्रिंसिपल्स ऐसा भी नहीं है कि जो मैंने बना दी सिर्फ वही रहे। वे प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि मैनेजर्स सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर पाए, वे रिजिड ना हो, वे फिक्स्ड ना हो। ओके, तो ये हेनरी फ्योल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स दिए। डिवीजन ऑफ लेबर, लाइन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी, आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। तो इसको हम वन बाय वन सभी प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। जो 7 प्रिंसिपल्स है, 7 to 8 प्रिंसिपल्स, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 7 to 8 प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल आता है कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने गाइस किसी भी चीज़ को पैराफॉर्म में नहीं लिखा, बिल्कुल की पॉइंट्स निकाले जो आपको आसानी से आप एक टॉपिक के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। इसमें कहते हैं कि पूरे वर्क को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर एक इंडिविजुअल को वही पार्ट असाइन करो जिसको वो संभाल सके, ना कि पूरा का पूरा होल वर्क एक बंदे को दे दिया। ठीक है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, उसमें 10 लेबर काम करिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 10 लेबर ही काम करी है और उनको 100 लेक्चर स्टैंड्स बनाने हैं। अब ऐसा नहीं है कि 10 लेबर को ये कह दे कि तुम कैसे भी बनाओ 100 लेक्चर स्टैंड मुझे बना के दो, तो ऐसे तो वे समझ नहीं पाएंगे कि उनको करना क्या है, उनका एक्चुअल काम क्या है, वे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसी बंदे को दो जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी काम की, और हर एक वर्क की और हर एक लेबर स्पेशलाइजेशन अचीव करेगा। यानी जब वे पर्सन एक वर्क को बार करेगा, जैसे एक बंदे को बार पॉलिशिंग का काम दे रहे हैं तो उसकी धीरे धीरे उस काम में वे महारत हासिल कर लेगा, स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेगा। ठीक है, एंड उसके काम में सफाई आने लग जाएगी, यानी पॉलिशिंग करते हुए अच्छे से पॉलिश करेगा चीज़ों को, तो इससे अपने टारगेट को भी अच्छे से हम अचीव कर पाएंगे। अब आप ये एग्जाम्पल से समझिए, देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर का। एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर था, उसको एक ऑर्डर मिला 100 लेक्चर स्टैंड को मैन्युफैक्चर करने का। उसके पास 5 वर्कर्स थे ये जॉब करने के लिए। अब वे किस तरीके से इस ऑर्डर को 100 लेक्चर स्टैंड्स के ऑर्डर को कंप्लीट करेगा। अब देखिए कैसे। पहली बात, 2 तरीके हैं इस 100 लेक्चर स्टैंड्स के ऑर्डर को कंप्लीट करने के। पहला जो तरीका है, हर एक वर्कर को कहा जाएगा कि वे 20 लेक्चर स्टैंड कंप्लीट करें, यानी वर्क को डिवाइड कर दिया। कैसे, 100 लेक्चर स्टैंड थे, 5 वर्कर्स थे, जब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो 20 आएगा, यानी एक लेबर के हिस्से में कितने लेक्चर स्टैंड बनाने के लिए आए, 20 लेक्चर स्टैंड्स आए। यानी आपको इतने टाइम में 20 लेक्चर स्टैंड्स हमें बनाकर देने हैं। ठीक है, अब एक लेबर को पता है, क्लियर उसके माइंड में कि हमें 20 लेक्चर स्टैंड बनाने हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है डिवीज़न ऑफ वर्क का, कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी लेक्चर स्टैंड को बनाने की अलग अलग, यानी लेक्चर स्टैंड जब बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उनकी, तो उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लेक्चर स्टैंड के काम को। जैसे 5 वर्कर्स को लेक्चर स्टैंड इस तरीके से, लेक्चर स्टैंड को बनाने का काम इस तरीके से डिवाइड किया गया कि एक वर्कर सिर्फ एक ही जॉब करे 100 लेक्चर स्टैंड पर। अब ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल लेक्चर स्टैंड्स बनाने उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए, उसके लिए हमें वुड चाहिए, उसको जो स्टैंड होता है जिस पर लेक्चर, ठीक है, जो स्टैंड होता है लेक्चर स्टैंड का, उसको उस वुड से असेंबल करना, उस वुड से जोड़ना, उसको पॉलिश करना, उसकी फिनिशिंग करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पॉलिशिंग की। ठीक है, लेक्चर स्टैंड की जो ऊपर की जो पलाई होती है, ठीक है, उसको पॉलिश करने की बात आ गई। मान लीजिए इसको अच्छे से पॉलिश करना, 5 लेबर हैं,
तो एक लेबर जो होगी वे 100 के 100 जो लेक्चर स्टैंड होंगे उन पर सिर्फ पॉलिश ही करेगी, कुछ नहीं करेगी, उसका सिर्फ काम पॉलिश करने का है। ठीक है, दूसरे लेबर का काम है वुड और जो लोहे की जो स्टैंड लगता है उन दोनों को असेंबल करने का। वे 100 के 100 लेक्चर स्टैंड को इस तरीके से असेंबल करेगा कि वे पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेगा, एक पॉलिश करेगा, एक उसकी फिनिशिंग करेगा। यानी एक बंदे को सिर्फ एक काम दे दिया करने के लिए, उसको वही काम उन 100 लेक्चर स्टैंड पर अप्लाई करना है। ठीक है, यानी अगर एक बंदा असेंबल करने में अच्छा है, दूसरा पॉलिश करने में अच्छा है, तीसरा फिनिश करने में अच्छा है, तो उस बंदे को वही काम दिया जाए जिसमें वह उसकी स्किल है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं एग्जाम्पल। तो लेक्चर स्टैंड को बनाने का जो काम था वो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको असेंबल करने का, उसको पॉलिश करने का, उसको फिनिश करने का, उसको उस ऑर्डर को उस जहाँ से ऑर्डर मिला था वहाँ तक पहुँचाने का। तो ऐसे इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती है। अगर आप किसी पर्सन को अथॉरिटी दे रहे काम करने की, तो वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। अगर एक मैनेजर डिसीजन तब तक नहीं ले सकता जब तक कि उसको अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने की, पावर नहीं है डिसीजन लेने की। जैसे ही मैनेजर को भी अथॉरिटी दे दी गई, वे ऑटोमेटिक उस वर्क के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएगा। तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती है। अगर अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अब आगे हम पढ़ते हैं, व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल गिवन अ पर्टिकुलर वर्क। अगर हमें किसी पर्टिकुलर बंदे को कोई एक पर्टिकुलर काम दे रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि जो वे काम हम उसको दे रहे हैं उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल भी हो, अकाउंटेबल भी हो, तो वह तभी पॉसिबल होगा जब उसको एक सफिशिएंट अथॉरिटी दी जाएगी। अब हमने एक को मैनेजर तो बना दिया, लेकिन हम उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन उसको ये नहीं कहा कि तुम डिसीजन खुद ले सकते हो। डिसीजन में कैसे लेगा? अगर उसको कहा ही नहीं गया कि तुम्हें डिसीजन लेने हैं तो वे कैसे लेगा? उसको कहा जाएगा कि तुम्हें जैसे ठीक लगे, तुम्हारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है तुम उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते हो, तभी तो डिसीजन ले पाएगा। और जब उसको ये अथॉरिटी मिल गई मैनेजर को, उसने डिसीजन ले लिया, तो उस डिसीजन का जो भी अफेक्ट होगा उसका रिस्पॉन्सिबल भी मैनेजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, ये डिसिप्लिन क्या कहता है? प्रिंसिपल, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन तभी होगी जब सारे वर्कर्स मिलकर काम करेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन में काम करेंगे, डिसिप्लिन तरीके से काम करेंगे। एंड जो पेनल्टीज़ होती हैं जो अप्लाई की जाती हैं, यानी कोई अगर सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है, अच्छे से मतलब वर्क को यूटिलाइज डिसिप्लिन वे में काम नहीं कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर इस तरीके से पेनल्टीज़ को लगाया जाए कि उनके एफर्ट्स इंक्रीज़ हो, उनका मोटिवेशन इंक्रीज़ हो, ऐसा नहीं कि वो डिमोटिवेट हो जाए। तो ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल था? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन था। हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, एंड इसमें एक पॉइंट और आएगा कि फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन में यहाँ पर ये चीज़ें भी आएंगी कि जो अथॉरिटीज़ दी गई है मैनेजर्स को, जो रूल्स है कंपनीज़ के, ठीक है, जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन है, उनमें जो रिलेशन है अथॉरिटीज़ को लेकर रिस्पॉन्स, तो सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, ओबे करे सभी एक दूसरे को, अथॉरिटी जो मिली है उसको रिस्पेक्ट करे, उसका मिसयूज़ ना करे। ठीक है, एंड सभी रूल्स को फॉलो करे जो कंपनीज़ ने बनाए हैं। तो सारा हमारा डिसिप्लिन में आएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब पहले आप इस डायग्राम को समझिए, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये ग्रुप है पीपल का, इसको सिर्फ एक ही मैनेजर यानी एक ही बॉस हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि हर एक एम्प्लॉय का, ईच एम्प्लॉय का या हर एक ग्रुप का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए या एक ही कमांडर होना चाहिए, बिकॉज ये सारे तो क्या है, सबॉर्डिनेट है, ये सुपीरियर है। ठीक है, ये सारे सबॉर्डिनेट है, सिर्फ इसी मैनेजर को, इसी सुपीरियर, इसी कमांडर को आके रिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे एक और मैनेजर होता तो ये सारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसके पास जाए या इसके पास जाए। अगर सारे इसके पास चले गए तो इसकी ईगो हर्ट होती, इसके पास आ गए तो इसकी ईगो हर्ट होती, इन दोनों के विचार नहीं मिलते। तो इसीलिए अगर दो बॉस होते हैं तो उसमें
बहुत सारे कन्फ्यूज़न अराइजेज हो जाते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज हो जाते हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल बनाया गया, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होगा जो उसको संभालेगा, और सारे के सारे एम्प्लॉय इसी एक बॉस को आके रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। वर्कर्स शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन मैनेजर। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए सूप बनाना है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब देखिए यूज़ किया गया है, सूप बनाना है। अगर एक सूप को बनाने के लिए बहुत सारे शेफ़ लग जाएंगे बनाने के लिए, तो वह सूप भी ख़राब होगा, क्योंकि हर एक शेफ़ अपनी अपनी वैरायटी डाल देगा उस सूप के अंदर, और वह सूप इतना अच्छा नहीं बनेगा। एक सूप को सिर्फ एक शेफ़ अगर अपने तरीके से बनाए वही बेस्ट लगेगा, ना कि एक सूप पर बहुत सारे बंदे लग गए बनाने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि एक चीज़ को एक ही बंदा संभाल सकते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो उसको एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो उसको एक ही बॉस हैंडल कर सकता है अच्छे से। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इन ए कॉमन डायरेक्शन। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सेल्स को इंक्रीज करना। सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है जो कंपनीज में परफॉर्म की जा रही, इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अपने, ऐसा नहीं कि हर कोई अलग अलग ऑब्जेक्टिव के पीछे भाग रहा है। सभी एक ही ऑब्जेक्टिव के पीछे, सारी एक्टिविटीज़ एक ही ऑब्जेक्टिव के पीछे कनेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए क्या कहा गया है, द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन शुड नॉट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। इसका मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने की पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि खुद का इंटरेस्ट पूरा करना। ठीक है। जब सभी एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड, सभी एम्प्लॉयज़ का जो प्रायोरिटी है वे ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में होगी, तो तभी हम कंपनी जो है अच्छे से टारगेट को अचीव कर पाएगी। जैसे व्हेन एट वर्क ओनली द मैटर्स रिलेटेड टू जॉब और ड्यूटी शुड बी फोकस, परसीव एंड थॉट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मैटर उसकी जॉब से रिलेट करते, उसकी ड्यूटी से रिलेट करते, उसी पर फोकस करें। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम इंपॉर्टेंस दी जाए, जनरल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। जनरल इंटरेस्ट का मतलब है कि सभी एम्प्लॉयज़ का जो मेन प्रायोरिटी है, जो मेन उसका जो होना चाहिए प्रायोरिटी, वे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कंपनी का टारगेट है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जितने भी एम्प्लॉयज़ ये काम कर रहे हैं इन सभी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होना चाहिए। प्रायोरिटी सिर्फ जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जितने भी हमारे रिमेनिंग प्रिंसिपल्स रहेंगे वो आपको मैं डिस्कस करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक देकर मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। हम हर वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।